नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण के ईवीएस की क्लास की बात करेंगे। ये क्लास नंबर साथियों 43 नंबर क्लास है बाई जायसवाल सर। प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन ईवीएस का एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस क्लास में भी दोस्तों हम 20 महत्वपूर्ण अर्थात साथियों टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स के रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, या महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या सिलेक्शन वाले प्रश्न आएंगे। और इसके पिछले क्लासेज आप लोग देखना चाहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में टीटी फैमिली आपका टीचर्स फैमिली की बात करेंगे, राष्ट्रहित में यूट्यूब चैनल की बात करेंगे। जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न साथियों 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है? आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी सभी का कमेंट करना है, सभी को फीडबैक करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी जो होती है इसका जो जैविक घटक क्या होता है? मृदा, जल, वायु, वनस्पति होती है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक होता है वह क्या होता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो सभी जानते हैं कि पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक कहलाता है वह कहलाती है साथियों, हम किसकी बात कर रहे हैं? वनस्पति की बात करेंगे। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक है वह क्या है? वह साथियों वनस्पति की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु है, वनस्पति है, प्रवाहित जल हो जाएगा, या पारिस्थितिकी की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र, प्रत्येक शिक्षा बंधु गृहिणी का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक जो घटक होता है वह क्या हो जाएगा? अगर आपका जवाब पारिस्थितिकी है, प्रवाहित जल है, वनस्पति है, जंतु है, जो भी कमेंट हो आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो भौतिक घटक पूछा गया है वह हो जाएगा प्रवाहित जल की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है साथियों, आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, जैव भूगोल कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, या पारिस्थितिकी कहलाता है? तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो कहलाता है वही साथियों हम किसकी बात कर रहे हैं? पारिस्थितिकी की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, किसकी बात कर रहे हैं? पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो जीवों तथा पर्यावरण का पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोसिस्टम की बात करेंगे। फोर्थ नंबर प्रश्न है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काफ़ी बार आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ओडम ने, टॉन्सले ने, टेलर ने, या डार्विन ने किया है? तो इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हम बात करेंगे टॉन्सले की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक गृहिणी की बात करेंगे, प्रत्येक भाई बंधु की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक में, उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, या अपघटनकर्ता के रूप में, या अपघटनकर्ता समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो वन में जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है साथियों? तो सभी लोग जानते हैं कवक जो होता है वह साथियों कहलाता है अपघटनकर्ता कहलाता है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं, सभी लोग जानते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो अन्य श्रेणी के होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि जाल जो खाद्य जाल है, एक प्रश्न जरूर आता है खाद्य जाल से, तो खाद्य जाल के टॉपिक आपको सभी टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ में किसे बनाया गया है? वह आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है, क्लाइमेट रिलीफ फंड है, ग्रीन बैंक है, या आपका वर्ल्ड ग्रीन फंड की बात करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता से जो बनाया गया है वह है ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है?
मृदा अपरदन पर पड़ता है, खरपतवार नियंत्रण पर पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पर पड़ता है या चारागाहों की वृद्धि पर पड़ता है। तो वनों को नष्ट करने का जो कुप्रभाव पड़ता है साथियों, वह आपके किस पर पड़ता है, तो मृदा अपरदन पर पड़ता है। वनों को जब नष्ट होगा तो इसका कुप्रभाव, प्रभाव नहीं कुप्रभाव पड़ता है, तो वह पड़ता है मृदा अपरदन पर की बात करेंगे। साथियों 8वां प्रश्न आप लोगों के बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु जिनका सपना है ईवीएस पर्याय में 28+ लाना, 20 तो सभी लाते हैं लेकिन 28+ लाना है, 25+ स्कोर लाना है, तो प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ की मरुद्भिद होती है। क्यों होता है? आप लोग देखते होंगे पहाड़ों में नमी जल भी होता है, इसके कारण, ठीक है, इसके होते हुए भी मरुद्भिद होता है। तो मरुद्भिद आप लोग पहचानते हैं, आई होप सभी लोग जानते होंगे। पहाड़ों पर जल बर्फ़ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल तो होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद होता है, इसलिए क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। पौधे ढलकर नीचे, पानी जो है ढलकर नीचे पहुँच जाता है, तो पौधों में भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? खेत होगा, बांध होगा, झील होगा, पार्क होगा। जी हाँ, बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन, इनमें से 2-3 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पर आ ही जाएगा या अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण कहलाता है वह सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, झील की बात करेंगे, तालाब की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप में कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सम्मान है। साथियों हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस जो प्रोटोकॉल है वह क्या है आपकी। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। या ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है कि यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक काम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। देखिए सभी लोग जानते समझते हैं ग्रीन हाउस गैस जो एक प्रोटोकॉल है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्ति होगा, वेटलैंड हो जाएगा, खेत हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण हो जाएगा वह हमारे यहाँ पर खेत कहला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर दिया गया है। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी है, प्रवाल भित्ति है, बांध है या तालाब हो जाएगा। तो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण कहलाता है ना तो नदी कहलाएगा, ना ही तालाब कहलाएगा, ना ही बांध कहलाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया लवणीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण कहलाएगा वह प्रवाल भित्ति ही कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा, फीडबैक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सम्मान है। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का कमेंट फीडबैक सम्मान करता हूँ, फीडबैक सम्मान करता हूँ। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इनमें से क्या होगा? समुद्र तट होगा, खाड़ी होगा, एस्चुरी होगा, तालाब होगा। अगर स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए, तो आपका जवाब तालाब होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक जोड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, ये साथियों उपभोक्ता जोड़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, वह जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे।
पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? आपके अकार्बनिक पदार्थों की बात करेंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं? सभी फीडबैक करें, कमेंट करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है, फीडबैक है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनोरोपण द्वारा या पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। अगर हमें जो मृदा अपरदन है, मिट्टी के कटाव को कैसे बचा सकते हैं? वनों का रोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, तो उससे क्या होता है, वृक्ष की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो मृदा अपरदन बचाया जा सकता है वन रोपण के द्वारा, वृक्षों को लगाने के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सी आपका ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? मान लीजिए कोई एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या को निश्चित करता है। जलवायु संबंधी कारक करता है, धरातली करता है, जैविक करता है या मृदा करता है। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 में से आपको एक ही चूज करना है, वह ऑप्शन जो आपको स्कोर दे, जो सही ऑप्शन हो। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? जलवायु संबंधी कारक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 3-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके प्रत्येक क्लास को अटेंड कर पा रहे होंगे, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि आने वाले जो बेहतरीन होंगे संपूर्ण सिलेबस से आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे। जो एक प्रैक्टिस सेट रहेगा पूरा पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी क्लास प्रैक्टिस सेट चल रही है, अभी आने वाले में समय में पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो 1 महीना आपका टोटल ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन में साथियों 120+ हमें पाना है आउट ऑफ 150 में से, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है। और बता देता हूँ, अगर आप 125+ का स्कोर है तो किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हो, यहाँ पे सिलेक्शन ऊपर ही ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमेशा जो स्कोर है, जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, ऊंचा रखिए। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या होता है? उत्पादक होता है, पोषण संबंध होता है या ऊर्जा प्रवाह होता है, यह साथियों अपघटक की बात करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के जो पारस्परिक संबंधों का आधार होता है, वह साथियों पोषण संबंध की बात करेंगे। बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सूक्ष्म जीवाणु की बात करेंगे, अपघटक की बात करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे या हरे पादप की बात कर रहे हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आप सभी लोग जानते हैं, हरे पादप। ठीक है, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, हरे पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं उनको सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम के द्वारा क्रिया करके, ठीक है, सभी लोग पता होगा आपको वो चीज़ें, वो संक्रिया, वो फार्मूला भी पता होगा। तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरे पादप, हरे पेड़ पौधे बदलते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हरे पेड़ क्या होते हैं? प्रथम उत्पादक होते हैं। ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, खाद्य जाल की बात कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, परभक्षी होते हैं, पादप होते हैं या साथियों मृतोपजीवी होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो स्वपोषी घटक, ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वपोषी घटकों की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन होते हैं? आपके पादप। पादप क्यों होते हैं? स्वपोषी घटक कहलाते हैं। ये आपको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके NCERT वेस्ट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक कहते हैं। तो सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? हरे पौधे को पारिस्थितिकी में इकोसिस्टम हमने क्या बात कहा? हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे हरे पौधों को खाते हुए क्या हो जाते हैं? प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं। लेकिन उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये साथियों रहे आज की क्लास में पर्यावरण EVS के NCERT बेस्ड टॉप 20 क्वेश्चन। 20 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।